एक ऐसे गुलाम की जिसने रोमन जमीन पर राज करने वाले रोमन साम्राज्य को जड़ से हिला दिया। रोम की सेना ने उसे रोम के बाहरी पथरीले इलाकों से उठाया और फिर रोम की गंदी गहरी गलियों में दूसरे गुलामों के साथ मरने के लिए छोड़ दिया। वो गुलाम था स्पार्टकस। मंडी खुली नहीं कि सौदा शुरू। खदानों का नहीं जनाब, बल्कि गुलामों का। ये कहानी है रोम की। ईसा से 200 साल पहले, ना ईसा के 2000 साल बाद, आज और अभी शुरू होती है। मेरा नाम फिलादौस है। आज तो आप मुझे इन सलीबों के बीच में देख रहे हैं ना, पर किसी रोज मुझे रोम के 3 नंबर मोहल्ले में सब जानते थे। आजकल मैं फकीर हूं और आने जाने वाले लोगों को इन सलीबों की जानकारी देता हूं। तो आइए मेहरबान, आइए देखिए इन सलीबों का बेहतरीन नमूना। रोम से लेकर पराग तक इन सलीबों की कतारें हैं, कतारें। आइए मेहरबान, आइए। अरे आइए मेहरबान, आइए। हुजूर, क्या आप जानते हैं ये कुल कितनी सलीबें हैं? कितनी? 2472। 2472? यानी कितनी लकड़ी बर्बाद कर दी? अच्छी कैसी बातें कर रहे हैं हुजूर, इतनी लकड़ी बर्बाद कर दी। इन सलीबों की कीमत भी कुछ कम नहीं है। क्या ये स्पार्टकस है? अरे है कर दी ना हुजूर। ये स्पार्टिकस कैसे हो सकता है? स्पार्टिकस के तो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और साथ ही टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं उसके साथी। ये तो ईनिक्स है, सांड से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक छुरेबाज। खैर, बात हम स्पार्टिकस की ही कर रहे हैं ना। क्या आप जानते हैं उसे मरने में पूरे 4 दिन लगे थे। पहले 3 दिन तो वह गंदी गंदी गालियां देता रहा, पर चौथे दिन बिल्कुल खामोश, एक भी लफ्ज नहीं। और उसके बाद आप जानते हैं उसने क्या कहा? क्या? मैं फिर आऊंगा, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, कुछ ऐसा ही कह रहा था वो। खैर, आप कुछ और जानना चाहेंगे? नहीं। एक दिनार तो कोई और भी दे सकता था। कहने को ये नवाब साहब हैं। खैर, आइए मेहरबान, आइए देखिए इन सलीबों का बेहतरीन नमूना। रोम से लेकर पराग तक इन सलीबों की कतारें हैं, कतारें।
आइए मेहरबान आइए, अरे आइए मेहरबान आइए। कौन कौन लौट आएगा? स्पार्टिकस। वो तो टुकड़े टुकड़े हो चुका है और साथ ही टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं उसके बाकी साथी। तो फिर अब बचा कौन है? बचे हैं ग्रेसियस, रोम के महान सेनापति ग्रेसियस, और बचे हैं केत्रो, रोम के महान दार्शनिक केत्रो। केत्रो, अगर एक घोड़े की बजाय 5 गुलाम से काम लिया जाए तो काम बेशक बढ़िया हो, और फिर एक अच्छे नस्ल के घोड़े की कीमत 5 गुलाम से कहीं ज्यादा होगी। आप क्या कहते हैं? गुलाम बहुत जरूरी चीज है और आज रोम की बुनियाद इन्हीं गुलामों पर टिकी हुई है। हम आपकी बात से सहमत नहीं है केत्रो। हमें नहीं लगता कि रोम की दुनिया इन गुलामों पर टिकी हुई है। अरे हम रोमन हैं, इसे तो मानते हो ना? हाँ, क्यों नहीं? तो फिर रोम ही ऐसा पहला देश है जिसने गुलामों के इस्तेमाल का मतलब सबसे पहले समझा। पर गुलाम तो रोम साम्राज्य के शुरू होने से पहले के हैं ना? अरे पर वो तो खेती करते थे गुलाम, जूते बनाते थे गुलाम, बर्तन साफ करते थे गुलाम, और तो और हथियार भी बनाते थे गुलाम। तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, पर आपको समझना होगा। हमें समझने की क्या आवश्यकता है केत्रो? अगर आप अभी नहीं समझे तो फिर ये गुलाम रोम को बर्बाद कर देंगे। ये गुलाम रोम को कभी बर्बाद नहीं कर सकते। देखना चाहोगे केत्रो? इधर आओ। अथू, साफ करो। हाथ से नहीं कुत्ते, जबान से साफ करो। लो केत्रो, अब ये गुलाम रोम को कभी बर्बाद नहीं कर सकते। अरे स्पार्टकस भी ऐसा ही एक गुलाम था, ऐसा ही एक कुत्ता था जो सारी जिंदगी मार खाता रहा। और एक कुत्ता तो स्पार्टकस ना बन जाए, कैसे कौन कह सकता है? पर रोम ने गुलाम के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, स्पार्टकस के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अरे पर उसे तो 4 साल लगे थे टुकड़े टुकड़े करने में। पर टुकड़े टुकड़े तो कर दिए थे ना? और तो और रोम की 3/4 सेना भी बर्बाद हुई थी। तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? एक बात बताइए ग्रेसियस जी, आपने स्पार्टकस के बारे में कैसे समझा? वही जो लोग उससे लड़े थे या जानते थे। और आपने उसका ऐसा जानना जरूरी क्यों समझा? दुश्मन को बिना जाने खत्म किया जा सकता है क्या भला? यही बात तो मैं आपको तभी से समझाने की कोशिश कर रहा था ग्रेसियस जी। बहुत खूब कहते हो, बहुत खूब। लेकिन मैं यही कहूंगा कि स्पार्टकस एक गंदे नाली का गंदा कीड़ा था जो उसी गंदे नाले में बह गया। अरे ठीक है, एक बार फिर से सोच लीजिएगा ग्रेसियस जी। अभी के लिए मैं चलता हूं। कहां जा रहे हो केत्रो? कुछ लिखना है। ऐसा भी क्या लिखना है? गंदे नाली का इतिहास।
में नर्क का बयां किया गया है, लेकिन नर्क उससे पहले भी था और शायद आज भी है, क्योंकि नर्क का बयां सिर्फ वही कर सकता है जिसने नर्क को बनाया। तीनों शहरों से नील नदी के किनारे चलो, नर्क वहीं से शुरू होता है। हरियाली देखने को भी नहीं मिलती, ना मिट्टी ना पत्थर, सिर्फ रेत। उसके बाद दक्षिण के रेगिस्तानों में जाओ, वहां भी दूर दूर तक तिनकी का एक पेड़ भी दिखाई नहीं देता। दिखाई देती है तो सिर्फ रेत, पैरों के नीचे रेत, सर पे रेत, आंखों पे रेत, नाक पे रेत, मुंह पे रेत, सिर्फ रेत। फिर दूर काले पत्थर पर दिखाई देती है एक लकीर, सोना इसी नगरी में है। ये सोना यहां से निकालकर रोम ले जाया जाएगा। पर कौन खोदेगा इसे? कौन? वही लोग जो कतारों में चल रहे हैं। कौन है ये लोग? ये लोग हैं रोम के खरीदे हुए गुलाम। सुनो, ये जगह वैसे भी बहुत खराब है और हम इसे और भी खराब बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि तुम जब तक जिंदा रहो काम करो, और हां, तुम्हारे मरने के बाद हम तुमसे कुछ नहीं चाहेंगे। दुनिया में हर जगह मौत से जिंदगी बेहतर है, लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो तो बता दूं कि यहां जिंदगी से मौत बेहतर है। समझ गए ना? हाँ, समझ गए। वह औरत जिसे लोग स्पार्टकस की पत्नी कहते थे, मुझे खेतों से उठाया गया था। वरीनिया। हाँ, मैं वरीनिया। वरीनिया को जब खेतों से उठाया गया था वह 19 साल की थी, बहुत जवान और मुंहफट। अपनी मर्दानगी की ताकत मुझ जैसी औरतों पे दिखाते थे। आथू! साली को उसी वक्त मार देना चाहिए था, पर उसे स्पार्टकस को दे दिया। यह भी एक बढ़िया मजाक था। स्पार्टकस को ना औरत की जरूरत थी, ना ही वरीनिया को आदमी की। शायद इसीलिए मजाक किया गया था। स्पार्टकस, तुमने मुझे जिंदगी दी थी। स्पार्टकस, वरीनिया, स्पार्टकस, वरीनिया। आइए मेहमान, आइए। आज मैं आपको पूरे दिन का खेल दिखाऊंगा। आ जाइए हुजूर, आ जाइए। कोई बेईमानी नहीं चलेगी। जरा सी चोट लगने पर मरने का बहाना नहीं चलेगा। अजी कैसी बातें कर रहे हैं हुजूर? अब आपने इतनी बड़ी रकम जो चुकाई है तो बहाना किस बात का? आप तो बस अपना खिलाड़ी पसंद कीजिए। ये हफ्सी, दिरावा और ये स्पार्टकस। आइए हुजूर, आइए। स्पार्टकस, दिरावा, खुदा जिसे चाहते हैं उसे तख्त पे उठा लेते हैं। नहीं क्यों? तुम खुदा में नहीं मानते? नहीं, तो किसमें मानते हो? मानता हूं तुझे, मानता हूं अपने आप को। नहीं, हम रोम के कसाई खाने के गोश्त के टुकड़े हैं। इस जहन्नुम में मैं बहुत देर रह चुका हूं, अपने गांव से दूर, अपनी बीवी से दूर, अपने खेतों से बहुत दूर। स्पार्टकस, आज मैं नहीं लड़ूंगा। नहीं रहोगे, नहीं रहोगे तो मार दिए जाएंगे। तो तू मुझे मार देना, पर मैं लड़ना नहीं चाहता। दिराबा, हम गुलाम है, दिराबा गुलाम।
पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। पर तू तो मेरा दोस्त है स्पार्टिकस, हम कैसे लड़ सकते हैं? दोस्त? चूरेबाज से दोस्ती मत कर। हाँ हाँ हाँ, हजारों बार सुना है, हजारों ने कहा है। 32 छुरेबाज मेरे इन हाथों मौत पा चुके हैं, और फिर भी तुम उसे लड़ना चाहता है? तो मेरा दोस्त है स्पार्टिकस, मैं तुझे कैसे मार सकता हूं? आदमी आजकल पैदा ही क्यों होता है? बस इतनी सी बात? मैं कुछ समझा नहीं। इतनी सी बात तो एक छोटा बच्चा भी समझता है कि वो पैदा होता है कि एक दिन मौत उसे अपने साथ गले लगाकर कहीं दूर न ले जाए। पर हम लोग पैदा ही होते हैं अपनों का खून करने के लिए। हमें जीना पड़ता है गिराबा। नहीं, हमें जीना पड़ता है गिराबा। नहीं, गिराबा नहीं, हमें जीना पड़ता है। क्योंकि यही कारण है कि हमें अपनों का खून करना पड़ता है। इसका और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। रास्ता है, रास्ता है। स्पार्टकस, क्या कल तुम गिराबा के साथ लड़े थे? नहीं, दिराबा तो किसी को भी मार सकता था। अगर मरना है तो ऐसी मौत क्यों मरे? क्या तुम दिराबा से बेहतर मौत मरोगे? मैं कुत्ते की मौत मरूंगा, तुम सब भी। स्पार्टकस, तुम कैसी मौत मरोगे? बहादुरों की मौत। दिराबा ने मुझे अपना दोस्त कहा था। ये उसकी बदकिस्मती थी और तुम्हारी भी। स्पार्टकस, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। छुरेबाज से दोस्ती मत कर। क्यों? ठीक कहा है स्पार्टकस। स्पार्टकस, वहां क्या देख रहे हो? पता नहीं। पता नहीं? तुम्हें तो सब पता है स्पार्टकस। त्रास के लोग तुम्हें ऐसे ही बाबा नहीं कहते। आखिर तुम्हें लड़ाई किससे है? क्या दिराबा भी तुम्हें बाबा कहता था? आखिर तुम दिराबा के साथ क्यों नहीं लड़े? क्या मेरी बारी आने पर तुम मेरे साथ लड़ोगे? नहीं, मैं किसी गुलाम के साथ नहीं लड़ सकता। नहीं लड़ सकता मैं किसी गुलाम के साथ। हाँ, मुझे सब पता चल गया है। हाँ, सब पता चल गया है मुझे। सुन, बातें मत कर। हाँ, पता है, क्योंकि अब हमें थोड़ी देर बोलना होगा, खुलकर बोलना होगा हमें। बोल स्पार्टकस, बोल। एक बार बोलने का मतलब है बोलना, ना कि वापस लौटना। बोल स्पार्टकस, बोल। सैनिक हमें रोकने आएंगे। ऐसा नहीं हो
अब हमें यहां से कहीं दूर जाना होगा। हम लड़ेंगे, आजाद होंगे, लड़ेंगे, आजाद होंगे, लड़ेंगे, आजाद होंगे, लड़ेंगे, आजाद होंगे। बगावत की चिंगारी ऐसे ही भड़कती है। 200 छुरेबाज, ज्यादातर बिना हथियार के, और 40 गुलाम औरतें। रोम की सेना का निजाम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था, और शायद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। इस बात को स्पार्टिकस ने समझा, उसे समझना ही पड़ा। दूर दूर तक फैल जाओ, पत्थर मारो उन्हें पत्थर। देखना कोई भी बच ना पाए। ये जंग यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से शुरू होती है। अब जो भी हमें रोकने आएगा उसे मार दिया जाएगा। मार दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। स्पार्टकस, अब हम क्या करेंगे? कहां जाएंगे? एक गांव से दूसरे गांव, एक खेत से दूसरे खेत। हम जहां भी जाएंगे वहां के गुलामों से कहेंगे हमारे साथ आओ, लड़ो, अपनी जंजीरें तोड़ दो। और हथियार? अपने हाथों को हथियारों में बदल लो, अपनी सांसों को आंखों में, अपने रक्त को अपनी सेना बना लो। फिर रोम हमारे साथ जंग छेड़ेगा? तो हम रोम के साथ जंग छेड़ेंगे, हम रोम के साथ लड़ेंगे, लड़ना ही होगा। बढ़ेगा, क्या हम रोम को बर्बाद कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, पर हम लड़ेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं लड़े तो हमारे पास जमीन का टुकड़ा भी नहीं बचेगा। अब चलो। किस तरफ? वासुबस पहाड़ की तरफ चलो, चलो, स्पार्टकस, स्पार्टकस। इस पवित्र सैनिक के देवता को हाजिर नजर मानकर तुम सब हकीकत बताओ। तुम्हारा नाम? हेरिक्लस मैरिथूस। जोर से बोलो। हेरिक्लस मैरिथूस। तुम्हारी उम्र? 25 साल। पेशा? रोम की सेना का सिपाही। कौन से दस्ते का? तीसरे दस्ते का। हेरिकुलस मैरिथूस, तुम्हारे और तुम्हारे बाकी साथियों के साथ कघनवा के दक्षिण के क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ वो उस पवित्र सैनिक के सामने बयां करो। डरो नहीं, तुम्हारा बयान गुप्त रखा जाएगा। बारिश की वजह से सबका स्वभाव चिड़चिड़ा हो चुका था।
तभी तभी 4 गुलाम पहाड़ी से उतर कर, नहीं, 3 गुलाम और 1 गुलाम औरत। तो फिर क्या हुआ? उन तीनों को उसी वक्त मार दिया गया। क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उस इलाके में हर गुलाम को दुश्मन माना जाता है। पर वो दुश्मन होते तो पहाड़ी के नीचे क्यों आते? मुझे नहीं पता। वैसे भी ये काम दूसरे दस्ते के सिपाहियों का था। फिर क्या हुआ? उसके बाद उस लड़की को जमीन पे लेटाकर एक के बाद एक बस मैं समझ गया। तुम्हारे सरदार ने इस बात का विरोध नहीं किया? नहीं। इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने ये सब अपनी आंखों के सामने होने दिया? हाँ, ये सब मैंने अपनी आंखों के सामने होने दिया। फिर उस लड़की को कैसे मारा? वो तो उसी वक्त मर गई थी जब ये सब उसके साथ हो रहा था। फिर क्या हुआ? उसके बाद रात की तैयारियां शुरू हुई और किसी से खाना नहीं बनाया गया। तुम लोगों ने घेराबंदी नहीं की? नहीं, हम बहुत थक चुके थे। फिर क्या हुआ? उसके बाद ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और मुझे नींद आ गई। तुम्हारी नींद कैसे खुली? मेरी नींद एक चीख से खुली जब मैंने देखा आसपास चीखें पड़ रही हैं, हर तरफ लाशें ही लाशें, हर तरफ गुलाम ही गुलाम। तभी मेरा हाथ एक पराई चीज पर पड़ा। मैंने देखा वो हमारे सीने पर पची करते थे। मैं डर गया। मैं अपना आपा खो बैठा। मैं चिल्लाया। वो मेरे सामने आया। मैं तैयार हुआ। मैंने उसने वार किया और वो गिर गया। वो मर गया। शायद वो मर गया। पता नहीं शायद वो मर गया। वो सब मुझे घेरने आए। उनमें से एक बच्ची था। उसने मैं डर गया। मैंने तलवार करने की तलवार करी, तभी उसने मुझे धक्का मार के नीचे गिरा दिया। उनमें से एक ने मुझ पे वार करने के लिए तलवार उठाई। रुक जाओ! तभी पीछे से आवाज आई। उसकी तलवार मेरी गर्दन पर आकर रुकी और उसने कहा, लगता है उनमें से एक बच गया है। स्पार्टकस नाम है मेरा। जाके कह दो अपने सैनिक से जाके कहना उसने जितने भी दस्ते भेजे थे हमने उन सबको मौत के घाट उतार दिए हैं। कि हम गुलाम हैं, हम तुम्हारे तलवे चाटते हैं, ये बर्दाश्त नहीं होता। हम तुमसे लाख गुना ज्यादा है और लाख गुना बेहतर। इंसान में जो खूबियां होनी चाहिए वो हम में है। हम औरंगजेब की इज्जत करते हैं और तुम उन्हें खिलौना बना के रख देते हो। हम हमारे बच्चों के गमों पर रोते हैं और तुम हमारी औरतों से पैदा किए गए बच्चों को बाजार में बेच जाते हो। तुम हम गुलामों को कुत्तों की तरह लटकाकर उसमें खुशी ढूंढते हो। तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया में गंदगी फैली हुई है। तुमने मौत को खेल बना दिया है। बस अब और नहीं। जाओ अपनी सेना से कहना कि और सैनिक बचे। हम उनको भी बर्बाद कर देंगे। हम दुनिया भर के हर सैनिक से कहेंगे हमसे लड़े, गुलामों की ताकत से लड़े। हम तेरे हर सैनिक की बस्ती को बर्बाद कर देंगे। हम तुम्हारी सेना की गंदगी को हम साफ करेंगे। हम एक खूबसूरत सा शहर बनाएंगे। हम एक खूबसूरत सा गांव बनाएंगे जहां कोई मालिक नहीं होगा, जहां कोई गुलाम नहीं होगा, जहां कोई पाबंदी नहीं होगी, जहां सिर्फ सुख होगा, चैन होगा और प्यार होगा। जाकर क्या दे अपने उस सैनिक से कि ये गुलाम स्पार्टकस ने भेजा है। गुलाम स्पार्टकस ने कहा है। स्पार्टकस
स्पार्टिकस ने कहा है। स्पार्टिकस मिट्टी से बना था, मिट्टी के नीचे से। वो मिट्टी आज भी है, 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 वो मिट्टी आज भी है। स्पार्टिकस और उसके साथियों को जंजीरों और सलीबों से लटका दिया गया। जो बचे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया। और बरीमिया आज भी रोम की इन शाही महलों में कैद है। बरीमिया, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैं चाहूं तो तुम्हें दलालों में बेच सकता हूं और तुम्हारे बच्चों को कहीं और। क्या तुम ऐसा चाहती हो? नहीं, बरीमिया, पूरा रोम में मेरे जैसे पैसे किसी के पास नहीं है। अगर मैं चाहूं तो पसंद की कोई भी औरत को खरीद सकता हूँ। जानती हो ना? हाँ, मैं जानती हूँ। पर बरीमिया, हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि तुम हमसे मोहब्बत करो। करोगी ना बरीमिया? नहीं, स्पार्टकस ने तुम्हें जितना दिया था मैं उससे कहीं ज्यादा दिया है और ज्यादा भी दूंगा। स्पार्टिकस ने मुझे जिंदगी दी थी। था कौन स्पार्टिकस? खुदा? नहीं, स्पार्टकस समाज का दुश्मन था। वो रोम की बेहतरीन और खूबसूरत चीजों को बर्बाद करना चाहता था। रोम ने सारी जिंदगी को तहजीब दी, अमन दिया, लेकिन स्पार्टकस 4 साल रोम के सामना करके क्या दिया? बस दुख, तकलीफ और मौत। नहीं, स्पार्टकस को भूल जाओ बरीमिया। नहीं, नहीं, नहीं। आखिर तुम चाहती क्या हो? आजादी। आजादी? किस बात की आजादी चाहती हो तुम? खेत में काम करने की आजादी या खून थूकने की आजादी? किस बात की आजादी की बात कर रही हो तुम? मुझे समझो। बोलो बरीमिया, बोलो। नहीं समझा सकती, मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं स्पार्टिकस? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम एक सच्चे, साफ और एक नेक दिल इंसान हो। मुझे आज भी याद है वो दिन जब हमारा पहला बच्चा पैदा होते ही मर गया। तुम मेरी गोद में सर रखकर कितना रोए थे और मैं भी तुम्हारे कांधे पे सर रखकर रोई। तुम नहीं मर सकते स्पार्टिकस। तुम नहीं मर सकते स्पार्टिकस। स्पार्टिकस, स्पार्टिकस, तुम कहाँ हो स्पार्टिकस? तुम कहाँ हो? मैं पल पल तुम्हारे साथ हूँ बरीमिया। स्पार्टिकस, हम आजाद हो के भी आजाद नहीं। आजादी के मायने इन लोगों ने हमसे छीन लिए। आज के युग में हमें तुम्हारी फिर से जरूरत है स्पार्टिकस, फिर से।